तो 8085 जो कि हमको पता है कि ये एक 40 पिन की आईसी होती है, ये 40 पिन की आईसी है। इसके इनसाइड किस तरह का आर्किटेक्चर या किस तरह का डिज़ाइन होता है उसको हम इंटरनल आर्किटेक्चर कहते हैं। और बाहर से जो हमें आंखों से ये आईसी दिखाई देती है, उसकी जो पिन्स हैं और उसका जो ओवरऑल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सटर्नल आर्किटेक्चर कहते हैं, और उसको सिंपल फॉर्म में पिन डायग्राम के फॉर्म में हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल आर्किटेक्चर को। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो बेसिक्स है वो यहीं से शुरू होता है। तो पहले हम इसके बेसिक्स आर्किटेक्चर से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे इसकी प्रोग्रामिंग तक जाएंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है प्रोग्रामिंग से पहले। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है। अब इंटरनल आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर, कि यहाँ पर आपके पास एक ये बस है, कॉमन बस जिसको बोलते हैं, इंटरनल डाटा बस बोलते हैं। इसके साथ कुछ कुछ ब्लॉक्स कनेक्टेड है। इन ब्लॉक्स के अपने अपने नाम हैं। जैसे एक ब्लॉक ये ऊपर आपको लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। एक ब्लॉक ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरप्ट कंट्रोल। उसके अलावा नीचे एक बड़ा ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये आपका जो होता है रजिस्टर सेट होता है। आपके इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स जो होते हैं उनके नाम हैं, कितने बिट के होते हैं वो सब भी इसमें दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बी रजिस्टर, ये सी रजिस्टर, ये डी, ये ई, ये एच, ये एल, और ये 8 जो लिखा है वो कितने बिट का रजिस्टर है ये वो लिखा हुआ है। इसके अलावा स्टैक पॉइंटर है, ये 16 जो लिखा हुआ है इसका मतलब कि जो स्टैक पॉइंटर है वो 16 बिट का होता है। प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर मतलब 16 बिट का है इसलिए 16 लिखा हुआ है। इसी तरह से एक इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच होता है जिसको, जो कि 16 बिट होता है। ये टोटल जो है ये अपना रजिस्टर एरे होता है। तो ये आपका रजिस्टर एरे हो गया। इसके अलावा जो हमारे इसके अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग जिसको एएलयू कहते हैं, एक एएलयू होता है। ये एएलयू आपको दिख रहा है, ये एएलयू जो है वो कनेक्टेड रहता है किन किन के साथ, एक टेम्परेरी रजिस्टर जो कि 8 बिट का होता है, एक एक्यूमुलेटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जनरल पर्पज़ रजिस्टर है। ये दोनों अपने जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, और ये फ्लैग रजिस्टर तीनों। तो जनरल पर्पज़ मतलब जो बार बार आपके काम आते हैं, बार बार जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो उनमें इनका फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ये जनरल पर्पज़ होते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि आपका ये जो एएलयू है ये आपका बस से कनेक्ट होता है, और ये फ्लैग रजिस्टर होता है। ये फ्लैग रजिस्टर इन और आउट दोनों डाटा करता है, यानी कि डाटा भेजता भी है और डाटा लेता भी है। ये हमारा स्टेटस फ्लैग होता है, इसको स्टेटस रजिस्टर भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या होता है स्टेटस रजिस्टर। इसके अलावा एक टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किटरी होती है। टाइमिंग एंड कंट्रोल जो सर्किटरी जो ब्लॉक होता है उसके अंदर हमारे एक 5 वोल्ट की सप्लाई, ग्राउंड, और ये जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर X1 X2 है। इसके अलावा क्लॉक आउट, रीड, राइट, ALE, ये स्टेटस S0 S1 इनपुट आउटपुट, और मेमोरी ऑपरेशन, होल्ड, HLDA, रीसेट इन, रीसेट आउट। ये जो पिन बाय डायग्राम आपने पढ़ा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, उस 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो पिन डायग्राम की पिन्स हैं वो इस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट रहती हैं। इसके अलावा एक एड्रेस बफर होता है जो कि 8 बिट का होता है। ये हमारी A15 से A8 तक हमारी एड्रेस बस होती है, और डेटा बस जो होती है वो हमारी AD7 से AD0 तक होती है। यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ देखिए ये हमारी जो है एड्रेस बफर है, मतलब ये जो हमारी डाटा बस है, जो हमारी लाइनें, तो ये जो 8 बिट की इंटरनल बस है हमारी एड्रेस बस 16 बिट की होती है। तो 16 बिट के अंदर से जो लोअर 8 बिट है वो हमारी डाटा के लिए काम आती है, और अपर जो 8 बिट है वो कम्प्लीटली एड्रेस बस की तौर पे काम करती है। इन चीज़ों को हम देखेंगे किस तरह से ये चीज़ें होती है। तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल पूरी तरह से एक एक चीज़ इस डायग्राम की याद होनी चाहिए कि ये पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि आप जो 8085 है उसका जो आर्किटेक्चर उसको ड्रॉ करो नीट एंड क्लीन। तो बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो ये आपके लिए काम रहेगा, इसकी 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये डायग्राम याद हो जाए, क्योंकि ये डायग्राम जब आपके दिमाग में रहेगा उसके बाद ही चीज़ें समझ में आएंगी आगे जो पढ़ाने वाले हैं। तो आर्किटेक्चर आपने अभी जो देखा, उसके बाद उसकी जो ये डिफरेंट पिन्स हैं वो सारी पिन्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि जो आर्किटेक्चर आपका एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरीके का होता है। एक्सटर्नल तो इसका जो पिन डायग्राम है बहुत सिंपल पिन डायग्राम है, वो भी आप याद रखिए। 40 पिन की ये जो आईसी होती है इसकी 20 पिन लेफ्ट साइड और 20 पिन राइट साइड होती है, उनको आपको याद करना पड़ेगा।
ठीक है। तो वो आप बिल्कुल, वो आपका काम है, आप इसको याद करें, उसके बाद आप चीज़ें जब देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। उन्हीं चीज़ को हम एक समराइज फॉर्म में, एक कंसेप्चुअल फॉर्म में अभी आगे लेके चल रहे हैं। तो अगर एक्सटर्नल आर्किटेक्चर की बात की जाए कि एक्सटर्नल आर्किटेक्चर क्या होता है, कि पहली बात तो ये कि 8085 40 पिन की एक आईसी होती है, तो इट इज़ ए 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर, और इसके अंदर चिप एनेबल, यानी चिप को एनेबल और डिसेबल करने के लिए कोई भी पॉइंट या पिन नहीं दी जाती है। 20 नंबर वाली पिन है वो ग्राउंड होती है, और जो सारी पिन है उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग सेक्शंस में, यानी कि जो 6 ग्रुप है उसमें एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल और स्टेटस, अभी जो ब्लॉक बताए थे ना मैंने आपको, उनको हम इस तरह से 6 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। तो एड्रेस बस का एक ब्लॉक हो जाएगा, एड्रेस बस की 8 पिन, डाटा बस की 8 पिन, कंट्रोल और स्टेटस पिन, ये सीरियल इनपुट आउटपुट पिन, एक्सटर्नल इनिशिएटेड पिन, और पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी पिन। ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वाली डायग्राम में दिखाई थी, उसको और थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह से वो पिन हमारी आईसी के अंदर अवेलेबल रहती है। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो है, ये इसमें आप देखिए, जो मैंने अभी तो आपको बड़ा डायग्राम दिखाया था उसी को छोटा करके यहाँ देखिए, ये हमारी एक आईसी है, ठीक है, ये हमारी आईसी है। आईसी में 40 पिन है। अब 40 पिन को नंबरिंग अगर करें तो नंबरिंग करके भी अपन याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनकी पिन्स को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया, देखो एसआईडी और एसओडी की तो 2 पिन होती है, ठीक है। इसके अलावा क्लॉक आउट किस में था, कंट्रोल सेक्शन के अंदर था। X1 X2 कंट्रोल सेक्शन में था, ग्राउंड कंट्रोल सेक्शन में था, VCC जो था वो कंट्रोल सेक्शन में थी। ये सारी पिन्स कंट्रोल सेक्शन को दी जाती है, तो इनको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आपकी 1 2 3 4 और 5 पिन यहाँ होगी। SID और SOD है, उसका एक सेक्शन है। इसके अलावा जो फ्लैग्स होते हैं हमारे, फ्लैग मैं समझाऊंगा आगे, हम पढ़ेंगे फ्लैग क्या होते हैं। तो फ्लैग जो ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये जो है, ये जो इंटरप्ट्स होते हैं, ये जो इंटरप्ट्स हैं, इनको एक्सटर्नली इनिशिएटेड पिन्स कहा जाता है। तो आपकी जो इंटरप्ट्स, यानी बाहर से हम इस आईसी से कुछ काम करवाने के लिए बाहर से भी हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि बाहर से हम इस पिन को कोई सिग्नल अप्लाई करके और कोई काम, पर्टिकुलर टास्क इससे करवा सकते हैं। टास्क का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी कोई चीज़ करवाने, बस सिंपल से जो आपके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो करवाना आपको अगर है तो उसके लिए आपको बाहर से सिग्नल अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए ये इंटरप्ट सिग्नल दिए जाते हैं। इनका एक कैटेगराइजेशन है, उनको एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल बोलते हैं। तो ये हमारे एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल है। अब इसके नाम जो है वो SID की फुल फॉर्म होती है सीरियल इनपुट डाटा, SOD की फुल फॉर्म होती है सीरियल आउटपुट डाटा, TRAPA फ्लैग उस आपके इंटरप्ट का नाम है, RST जो है वो भी इंटरप्ट का नाम है, RST 6.5, 5.5 ये उनका नाम है, इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। इसके अलावा INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट का नाम है, देखो इनका जैसे INTR लिखा ना, INT इंटरप्ट, R फॉर रिक्वेस्ट। इसी तरह से INT फॉर इंटरप्ट, A फॉर एक्नॉलेज मतलब आपने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद ये आपको बताएगा भी तो सही। अब बताने के लिए देखो एरो किधर बना रखा है, बाहर की तरफ बना रखा है, तो ये बाहर वाला सिग्नल है। आपके एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल की डायरेक्शन देखो बाहर से अंदर की तरफ है, पिन की तरफ है, इसका मतलब ये एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं। और अगर सिग्नल की जो एरो है वो बाहर की तरफ है, इट मीन्स ये आपको आउटसाइड कोई सिग्नल का डायरेक्शन जो है सिग्नल जाने का वो आउटसाइड की तरफ है, पिन से किसी एक्सटर्नल डिवाइस की तरफ जहाँ से आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये HOLD होल्ड है, HLD होल्ड एक्नॉलेजमेंट है। आप होल्ड करने के लिए बोला पिन को, उसके लिए देखो आपको इस तरह से डाटा भेजना पड़ेगा, डायरेक्शन ऐसे है। और ये जब आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, यानी कि आपको एक जवाब देगा उसके रिलेटेड, उसके लिए आपकी डायरेक्शन इस तरह की रहेगी। तो ये डायरेक्शंस को आप समझें कि कौन सा सिग्नल किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ठीक है। रीसेट इन आपको एक ये रेडी पिन है, ठीक है, आप इसको रेडी होने के लिए बताएंगे। रीसेट इन क्या है, इसको रीसेट करने के लिए बाहर से सिग्नल देते हैं, दैट इज़ इन। और रीसेट आउट ये आपको बाहर बता देगा कि रीसेट हो चुका है, आउट करने के लिए ये बाहर सिग्नल आएगा। इसी तरह से एड्रेस लैच इनेबल, ये इंपॉर्टेंट पिन है। ये इंपॉर्टेंट पिन इसलिए क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया डाटा बस 8 बिट की होती है, एड्रेस बस 16 बिट की होती है। अब आप अलग से 16 लाइन और अलग से 8 लाइन अगर रखेंगे तो उसके लिए पिन आपके 8 अलग से बढ़ जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, हमारे पास होती तो लाइन 16 ही है, लेकिन 16 लाइन में से नीचे वाली 8 लाइनों को डाटा के लिए और दोनों को मिला के 16 लाइनों को जब हमें एड्रेस भेजना है तब यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से कह सकते हैं कि एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर 4 आदमी बैठ सकते हैं। तो जब
पीछे वाली 2 सीट कब काम आएगी, जब आपको 4 पूरे आदमी गाड़ी से जाना हो तब पीछे वाली काम आएगी, अदरवाइज आगे वाली दो ही आपके काम आएंगी सीट्स। इसी तरह से ये है कि जब आपको डाटा भेजना है तो नीचे वाली 8 बिट काम आएगी, ये ऊपर वाली नहीं आएगी। लेकिन जब आपको एड्रेस भेजना है तो एड्रेस में ये जो लाइन है ये एड्रेस लाइन के लिए काम आएंगी, और ये तो आएंगी ही आएंगी एड्रेस के लिए। टोटल 16 लाइनें चाहिए होती है एक एड्रेस के लिए। अब एड्रेस क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट इसमें यही है कि डाटा और एड्रेस में दोनों में फ़र्क ये है कि अपने को जहाँ से भी जिस भी डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है किसी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, तो उसका एक एड्रेस पर्टिकुलर एड्रेस होता है। उस एड्रेस को डिफ़ाइन किया जाता है, उसको 16 बिट चाहिए होती है उसको डिफ़ाइन करने के लिए। तो 16 बिट हर बिट के लिए एक अलग से एक कनेक्शन होता है। इस तरह से अगर आपको किसी एड्रेस के लिए 16 लाइन का एड्रेस होता है तो 16 लाइन के लिए 16 अलग से बिट्स के लिए 16 लाइनें होती हैं। तो एड्रेस हमारा क्योंकि 16 बिट का होता है इसलिए 16 लाइनें चाहिए, और हमारा जो डाटा है जो ये माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है जिस डाटा को, वो 8 बिट का ही डाटा होता है। तो अब ये डाटा का कंसेप्ट अगर समझना हो आपको तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस में आप देखेंगे तो उसके स्पेसिफिकेशंस के अंदर जो आर्किटेक्चर उसका है, उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर आपने यूज़ किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल माइक्रो प्रोसेसर मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो आपको स्नैपड्रैगन का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी जो बिट्स सब जब आप देखेंगे तो उसकी जो बिट्स हैं वो 64 या 32 बिट का आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा। उसका मतलब ये है कि आप जो भी काम उस फ़ोन से करेंगे, उस फ़ोन के अंदर जो भी आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैमरा एक्सेस करना है तो कैमरा उस माइक्रो प्रोसेसर का एक पेरिफेरल है। उस पेरिफेरल का एड्रेस डिफाइन करने के लिए आपको, अगर वो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट का है तो आपको 32 बिट चाहिए होंगी उस कैमरे तक को एक्सेस करने के लिए। तो बात समझ में आ गई क्या होता है। इसी तरह से ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये केवल 8 बिट का है, ये बेसिक माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो 8085 को ही पढ़ते थे, ये 8 बिट का। इट मीन्स कुछ भी करना है इसको काम तो 8 बिट ही इंस्ट्रक्शन जो डाटा है वो इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डाटा इसको 8 बिट का प्रोसेसर क्यों कहते हैं, आपसे कोई अगर पूछे इस बात को कि वाई 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज़ कॉल्ड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तो आपका आंसर ये रहना चाहिए कि जो डाटा बस है वो इसकी 8 बिट की होती है, इसलिए इसको 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो डाटा बस के बारे में और अगर कंसेप्चुअली किसी को समझाना है उसके ये समझाओ कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर जो डाटा होता है जो जिसको प्रोसेस किया जाता है इस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू वो 8 बिट का ही होता है, इसलिए इसको 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो ये कुछ कंसेप्चुअल बात रही आपके 8085 के पिंस और इसके जो एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है। एक्सटर्नल मतलब देखो बार बार हमको ये पिंस दिखती है ना, इसलिए इसको एक्सटर्नल आर्किटेक्चर कहते हैं। अब ये बात तो आपको आर्किटेक्चर हुई है, आप लोग इस चीज़ को पढ़ लेंगे नेट पे, ये एज इट इज़ अवेलेबल है, अलग अलग फॉर्म में है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब जो चीज़ समझने की है उस चीज़ को आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपसे, बेसिक कंसेप्चुअल बात है कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उससे कितनी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है या इंटरफेस किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक चीज़ उससे पहले आपको ध्यान रहनी चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा की वो बिट होती है। ठीक है, डाटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे मकान बनाते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ईंट, उन बहुत सारी ईंट से मिलकर पूरा मकान बनता है, या दीवार बनती है, दीवार की स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह सकते हैं ईंट होती है। इसी तरह से किसी डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है। ठीक है, और ये जो बाइट शब्द आपको दिख रहा है, ये बाइट क्या होता है, 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। ठीक है, 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। ये बिल्कुल जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए कि एक बाइट में कितनी बिट होती है, कितनी होती है, 8 बिट होती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है भैया निब्बल क्या होता है। ठीक है, NIBBLE। अब निब्बल के बारे में बताऊं कि निब्बल होता है 4 बिट का सेट। आप 4 बिट एक साथ लिखेंगे तो उसको निब्बल कहा जाता है। तो ये आपके जीके का क्वेश्चन बन सकता है, ये जनरल नॉलेज टाइप। ठीक है, ओके। हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कितनी मेमोरी लोकेशन एक्सेस की जा सकती है। अब ये मेमोरी लोकेशन क्या है, देखो बात यह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर देखते हैं कि कितने GB का इसका रोम है। आप कभी 64 बिट आजकल चल रहा है, 128 बिट चल रहा है, ये सब चीज़ें बहुत सारी उसकी मेमोरी एक्सेस है। अब आपका प्रोसेसर उसमें जो यूज़ किया गया है, आप हर मोबाइल में तो इतना सारा यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन आती है कि भाई 4 64 का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, 4 128 का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक
ठीक है, 364 का भी कॉम्बिनेशन आता है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये है कि भैया आपने रैम जो इसके अंदर यूज़ की गई है वो तो 4 GB की है। अब आप कितनी मेमोरी को की लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी सिंपल कुछ भी नहीं है। आप इस तरह के मान लो ये मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर खांचे हैं, ये खांचे हैं, ठीक है। आप जो भी डाटा रखेंगे इन जगहों में रखेंगे, इनका अपना अपना एड्रेस होता है, ठीक है। और ये जो मेमोरी होती है ये इस 8085 में 8 बिट की होती है। एक जो खांचा है, एक जो सेक्शन है वो 8 बिट का होता है, यानी इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, ऐसे करके आप कितने सेक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये बात क्या कह रहा है, देखो ये कि आप 8085 से कितने एक्सेस कर सकते हो, वो इतने कर सकते हो। उसके पहले फार्मूला है कि जितने बिट की एड्रेस बस है आपकी, इसमें कितनी 16 बिट की, ठीक है। और एक खांचा कितने बिट का है, 8 बिट इसमें स्टोर कर सकते हो, उसको 8 से गुणा कर दो, ठीक है। अब 8 की जगह तो मैंने बाइट लिख सकता हूँ। मैंने अभी तक आपको बताया था कि 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 को अगर आप बांटें तो 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 10 कह सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर जो 10 होता है वो किलो को होता है, 1024 को ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 10 को तो 1024 को हम के लिखते हैं, ठीक है। तो ये के आ गया, ठीक है। और 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, ठीक है, के बी। तो 64 के बी की ही केवल इसके अंदर क्या होती, कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है, केवल इतनी सी। अब 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कितनी मेमोरी एक्सेस कर रहा है, 64 KB। आज आप जीबीज में जी रहे हो, आप 128 256 GB तक मोबाइल फ़ोन होते हैं, 512 GB तक भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो एड्रेस बस है वो एड्रेस बस इतनी कैपेबल है कि 128 GB मेमोरी को वो इजीली एक्सेस कर सकता है। क्योंकि अगर आपका डाटा तो उसमें रखा हुआ है इस 128 GB के अंदर, वहाँ से आपको डाटा को लेना है ना, बार बार लेना है, रखना है, तो उसको एक्सेस करने की क्षमता होनी चाहिए ना। तो उसकी एक्सेस करने की क्षमता उस प्रोसेसर में है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगाया जाता है, ठीक है। अगर वो एफिशिएंट है तो इजीली बिना किसी हैंग हुए आपका ये डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो आपके मोबाइल फ़ोन की बात है, लेकिन यहाँ हम जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 8 बिट का 8085। उसके अंदर जो ये बी बाइट का मतलब 8 है, मतलब आप 64 को 8 से गुणा करेंगे, ये के मतलब ये 1024 है। अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाइट को ऐसी कैसी रहने दो, 8 को आप 1024 को 64 से गुणा करेंगे तो 65,537 बाइट, ठीक है। ये आपके जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि टोटल कितनी बाइट की मेमोरी होती है 8085 की। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी कितनी बाइट की मेमोरी होती है, इतनी बाइट की मेमोरी होती है। उसका मतलब क्या होता है कि इतनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है 8085। तो इस फार्मूले से इस तरीके से आप, ये 16 क्या है, एड्रेस लाइन, कितने बिट की एड्रेस बस है, तो 8085 कितने बिट की एड्रेस बस है, याद रखना 16 की, ठीक है। डाटा बस कितने की है, 8 बिट की। तो इस तरह से अगर आपको दोनों चीज़ पता हो तो आप बता सकते हैं किसी भी प्रोसेसर का कि वो कितनी मेमोरी का एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया इसका जो जनरल तरीका है, जनरल इंटरप्रिटेशन वो किस इस टाइप से होता है, ठीक है। ये 2 की पावर n इंटू डी है डाटा बस, n है एड्रेस बस, ठीक है। n नंबर ऑफ बिट इन ए लोकेशन और n ये नंबर ऑफ लाइंस। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई मेमोरी है, आप मेमोरी कार्ड लेके आते हैं, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मेमोरी का इस टाइप से होता है। तो ये जो है जैसे फॉर एग्जांपल, और डी क्या है, ये जो डी है ये डाटा बस है, ठीक है। एन क्या है, ठीक है। अब ये एन नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है। हार्डवेयर पिंस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ना, कितनी नंबर ऑफ एड्रेस बस और नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है, ये एन होता है। तो 2 की पावर n इंटू डी क्या है, नंबर ऑफ, इसमें कितने बिट का डाटा, 8 नंबर ऑफ एड्रेस पिन, ठीक है। तो इसको हम, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पिन कितनी होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पिन जो बाहर आउटसाइड डायरेक्शन की होती है 27 होती है, और टोटल नंबर ऑफ पिन जो इनवर्ड की तरफ डायरेक्शन होती है 21 होती है, आप याद रख सकते हैं। एड्रेस बस क्या होती है, देखो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस बस 16 होती है 8085 में। इट मीन्स कि 16 बिट का एड्रेस इसके अंदर होता है। तो A15 से A8 और AD7 से AD0, ये टोटल आपकी 16 बिट की एड्रेस बस होती है। एड्रेस बस होती है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल और आउटवर्ड डायरेक्शन की होती है। तो बाय यूजिंग 8085 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशन कैन बी इंटरफेस, ठीक है। डाटा बस क्या होती है, डाटा बस की बात की जाए तो डाटा बस जो है वो डाटा को कैरी करती है, और जो लोअर 8 बस लाइन होती हैं उसको वो डाटा के लिए यूज़ होती है AD7 से AD0, और ये बाई डायरेक्शनल होती है। अब इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, आपसे पूछे व्हाट इज़ डाटा बस।
ठीक है। डाटा बस 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा को कैरी करने के लिए या डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो 8 बिट का डाटा होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, और ये 8 बिट की होती है। आप डेफिनेशन तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लोअर 8 बिट लाइन जो होती है वो एड्रेस लाइन होती है और डाटा के लिए यूज़ करते हैं, और इसके जो नामकरण है वो इस तरह से AD7 से AD0 तक, 0 से 7 कितने बिट हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बाई डायरेक्शनल होती है। कहने का मतलब आपको मैंने दिखाया, देखो ये डाटा बस आपको दिख रही है ना, यहाँ पे ये 2 डायरेक्शन दिखा रखा है ना। इट मीन्स इन ये जो लाइनें हैं जिनके थ्रू आपको डाटा लाना है, कहने का मतलब आप कह सकते हैं आप समझ लो बात ऐसे कि ये सड़कें, मतलब आप कॉलेज और घर आते जाते हैं तो वो जो रोड है वो बाई डायरेक्शनल है। इट मीन्स उसी रोड से आप आ सकते हैं, उसी से आप जा सकते हैं। आप हो गए डाटा, ठीक है, और अपने कॉलेज का जो एड्रेस है वो एड्रेस हो गया, ओके, वो अलग चीज़ है। तो आपके आने जाने के लिए एक ही रोड है, इट मीन्स वो बाई डायरेक्शनल है। ऐसे ही डाटा ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर बाहर से डाटा लेता भी है और ये यहाँ से देता भी है, तो ये बाई डायरेक्शनल होती है आपकी डाटा बस। लेकिन जो एड्रेस बस है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, तो अभी आप घर से निकले तो कॉलेज के लिए निकले तो आपकी डायरेक्शन कॉलेज की तरफ है, इट मीन्स 1 डायरेक्शन है, ठीक है, वो आपका एड्रेस हो गया। तो वो 8 बिट की अपर और लोअर दोनों मिलके आपका एड्रेस बनता है, और लोअर जो बिट्स हैं 8 वो डाटा बस के लिए यूज़ करते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का साइज। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 की पावर 16 इंटू 8 आपके पास कोई मेमोरी है, ऐसे बता रखा है, तो कितनी लाइन हो सकती है, देखो 16 तो आपकी लाइन हो सकती है उसके लिए, जो आपका जो एड्रेस होता है उसके लिए, और 8 डाटा के लिए, ये जो आपको लिखी हुई 8 लाइन तो यहाँ चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक प्लस VCC, एक ग्राउंड और एक रीड राइट ऑपरेशन के लिए। तो कुल मिला के मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम तो हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 16 और 8 कितनी, 16 और 8 होती 24 लाइन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए इसके अंदर बहुत सारी पिन आ जाती है, जैसे 16 तो एड्रेस होगी, 8 डाटा होगी, फिर आपकी राइट ऑपरेशन आपको अगर करना है तो राइट ऑपरेशन, और इसके अलावा जो है रीड, VCC और ग्राउंड, ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा। तो आपकी टोटल 28 पिन उसके लिए बन जाती है, ठीक है। 16 और 8 हो जाती है 24 के अलावा एक राइट, एक रीड, एक VCC और एक ग्राउंड, ये 28 पिन आपकी मैक्सिमम हो सकती है। चलो इसको आप, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिन्स हम देख रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। ये कुछ और पिन होती हैं, IO/M बार, रीड, राइट, INTA बार, रीसेट इन, R5 एक्टिव लो पिन। ये एक्टिव लो क्या होता है, एक्टिव लो वो पिन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल में पढ़ा है कि 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई, ये तो है सिंपल तरीके से। लेकिन एक्टिव लो पिन्स ऐसी होती है जिनके ऊपर बार लगा हुआ होता है, जहाँ पर भी आपको देखो ये बार लगा हुआ मिलेगा, वहाँ आपका जो वर्किंग है पिन्स का वो उल्टा होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका IO/M बार है, अगर IO की वैल्यू क्या है 1, तो इट मीन्स आप सब क्या समझेंगे, हाई। लेकिन अगर बार लग गया तो ये उल्टा हो जाएगा, अगर इसके ऊपर मैं बार लगा दूँ तो ये हाई कब होगा, जब ये 0 होगा, क्योंकि 0 का उल्टा 1, और 1 होने के बाद ही ये हाई होता है, तो जब ये 0 होगा तब ये इसको हाई समझा जाएगा। ये एक्टिव लो। जैसे M है, मेमोरी M जो है M बार, सॉरी ये इस तरह से M बार जब 0 होगा तब आपकी मेमोरी एक्टिव होगी, समझिए, और 1 होगी तब क्या होगा, वो डीएक्टिव रहेगी। ऐसे ही आपके ये रीड, राइट, INTA, रीसेट इन, ये आपके 5 तरीके के एक्टिव लो पिन्स होती है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है, जो अपना हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसका स्टेटस बताने के लिए, तो दैट इज डिनोटेड बाय S1 एंड S2 पिन्स, ठीक है। बाय मेजरिंग स्टेटस ऑफ S1 एंड S0 वी कैन फाइंड आउट विच मशीन साइकिल इज गोइंग इनसाइड द प्रोसेसर। मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल हम आगे देखेंगे मशीन साइकिल क्या होती है।
ठीक है। मशीन साइकिल जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जो भी टास्क एग्जीक्यूट होता है, उसी को एग्जीक्यूट करते हो तो डिफरेंट मशीन साइकिल्स में उसको डिवाइड किया जाता है उस काम को, उनको मशीन साइकिल्स कहते हैं। उसको देखेंगे अपन आगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया कि अगर IOM जो IOM बार है, इसकी वैल्यू, ये एक ही सिग्नल है एक्चुअली, ये दोनों एक साथ ही लिखा जाता है। तो अगर ये 0 है तो मैंने बताया आपको, अगर ये 0 है इट मीन्स इसके ऊपर IO इनपुट आउटपुट बोला जाता है और ये मेमोरी है। यार ये एक्चुअली है क्या बात कि जैसे ये मेरा प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर से बाहर के कुछ डिवाइस कनेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कीबोर्ड है, ठीक है, ये मेरा कीबोर्ड है, ठीक है, ये मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी ये तो इनपुट ही डिवाइस है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिससे हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। ये मेरा इनपुट डिवाइस है और आउटपुट जैसे प्रिंटर है, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ प्रिंट कर लूँगा, ये मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। लेकिन इसके साथ मेमोरी भी कनेक्ट होती है, हम बाहर से हार्ड ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो मेमोरी दैट इज़, ठीक है। ये एक्टिव लो सिग्नल इसके लिए यूज़ किया जाता है और इनके लिए सिंपल यूज़ किया जाता है। तो जैसे मान लो मुझे इस प्रोसेसर से, ये मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर है, इससे मुझे इनको एक्सेस करना है तो IO सिग्नल यूज़ करूँगा, और इनसे मुझे अगर मेमोरी वाला सिग्नल लेना है, मेमोरी को एक्सेस करना है, तो मैं M वाला सिग्नल यूज़ करूँगा, ठीक है। समझ गए, ये थोड़ा इस तरह से समझें। तो मान लो ये वाला जो पिन है वो 0 है यानी लो है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो पिन लो है इसका मतलब ये है कि भैया मेमोरी एक्टिव है। 0 का उल्टा 1 होता है और उल्टा मतलब 1 होते ही ये मेमोरी ऑपरेशन हो जाएगा। अगर ये 1 है तो 1 का उल्टा 0, यानी ये लो है, ये ऑफ है और ये 1 है, ये 1 है, तो 1 होते ही ये इनपुट आउटपुट वाला काम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप समझ गए कि अगर IO/M बार 0 है तो ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, ठीक समझ गए, क्योंकि उस टाइम आपकी मेमोरी क्या है, हाई है, यहाँ पे मेमोरी लो है, ठीक है। तो ये तो मेमोरी से मेमोरी ट्रांसफर नहीं होगा, अब मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं ना, प्रिंटर वगैरह, वहाँ से डाटा ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर के और उसके बीच में होगा, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई। ऐसे रीड राइट दोनों एक्टिव लो सिग्नल है, तो राइट अगर 0 है तो राइट ऑपरेशन होगा हाई, ठीक है, और रीड अगर 0 है तो रीड ऑपरेशन होगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आप एक टाइम पे या तो राइट कर सकते हो या रीड कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर को या तो आप कुछ कमांड दे सकते हो या उससे कुछ ले सकते हो, एट ए टाइम दोनों चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन एट ए टाइम दोनों चीज़ ऑफ हो सकता है, ऑफ तो हो ही सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ नहीं हो रहा हो कुछ भी। 1 का मतलब होता है कुछ भी नहीं हो रहा एक्टिव लो के केस में, ठीक है, ये पॉसिबल है, क्योंकि एट ए टाइम ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ ना हो रही हो, लेकिन दोनों चीज़ हो रही हो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। आगे आप देखिए ALE क्या होता है। ALE की जो फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच एनेबल, एड्रेस लैच एनेबल, ये हमारी एक छोटी सी IC होती है, IC के फॉर्म में हमारे पास ये उपलब्ध होता है ये डिवाइस, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में इसको इस वाली IC को लगा देते हैं। तो ये क्या करती है कि जो 16 लाइन्स होती है, 16 लाइन्स में से लोअर जो लाइन्स है उसको डाटा के लिए और पूरी लाइन्स को एड्रेस के लिए कब और कैसे यूज करना है वो ये करके हमको देती है। तो ALE की वैल्यू अगर 1 है, ये आप याद रख लीजिए। देखिए ये इस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में ALE 74 LS 373, ये 3373 जो है, इसके अंदर एक एनेबल पिन होती है। जब अब आप इसको एनेबल करेंगे, वो एनेबल भी आप माइक्रो प्रोसेसर से कमांड देंगे कि अब आप एनेबल हो जाओ। तो एनेबल का मतलब ये है कि ALE की वैल्यू 1 है, तो ALE की वैल्यू 1 है यानी एनेबल है। इट मीन्स उस टाइम पे आपका क्या होगा कि लोअर जो 8 पिनें हैं वो एड्रेस के लिए काम आएगी, और जब ये 0 होगी तो जो लोअर 8 पिन है वो डाटा के लिए काम आएगी, क्योंकि अपर 8 तो एड्रेस के लिए काम आती है, वो तो अपने को पता ही है, लेकिन लोअर कब एड्रेस के लिए और कब डाटा के लिए काम आएगी वो आपका ये ALE बताएगा। ये ALE जब 1 होगा तो तब क्या होगा, वो एड्रेस के लिए काम आएगी, और जब ये 0 होगा तो वो डाटा के लिए काम आएगी। बात समझ में आ गई। वो कैसे होगा, क्योंकि ये बताएगा पहले इसको बताएगा कि भैया मैं एड्रेस बस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या भेजेगा, यहाँ से 1 भेज देगा। 1 भेजते ये ऑन हो जाएगा, ऑन होते ये क्या करेगा, ये यहाँ से आपका 8 पिन यहाँ से 8 पिन यहाँ से कर देगा। जब आपको डाटा भेजना है तो डाटा यहाँ से ऐसे भेज देगा, ठीक है। ये आपका ALE होता है। तो ALE के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं काफ़ी सारी बातें, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग, इसके बारे में ये लिखा है कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग बिटवीन लोअर 8 पिन ऑफ एड्रेस एज डाटा पिन बाय द यूज ऑफ ALE, इसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से अकम्पलिश किया जाता है। तो ये बात है ALE के बारे में, ठीक है। तो
अब पावर सप्लाई की बात की जाए कि ये जो 80805 माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसके अंदर पावर सप्लाई कितनी होती है। देखो ये 5 वोल्ट पे काम करता है, इसकी जो VCC है, फ्रीक्वेंसी जो है 3 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। मैंने बताया X1 और X2 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इनके अंदर 2 क्रिस्टल यूज़ किए जाते हैं, X1 और X2। 6 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल होता है, उसको 2 जगह डिवाइड कर दिया जाता है, X1 और X2 हमको, क्योंकि 3 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए होती है और इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है मैंने 6 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल इज डिवाइडेड इंटू 2। तो इसके अलावा जो ये मैंने जो बात बोली है कि किस तरह से इंटरनली डिवाइड किया जाता है, 6 मेगाहर्ट्ज़ के 2 को डिवाइडेड बाय 2 करके हम 3 मेगाहर्ट्ज़। ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी वी यूज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर। हमें पता है क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है हाईली स्टेबल ऑसिलेटर ऑसिलेशन हमको प्रोवाइड करता है, तो उसको इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स भी होते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो उनको हम, ये 5 हार्डवेयर पिन होती हैं जो सेपरेट पिन होती हैं, अवेलेबल है, जैसे ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। ये आप ध्यान रखें इन चीज़ को कि जो ये इंटरप्ट है वो ये 5 पिन्स हैं, वो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स होते हैं और उनको इंटरप्ट कहा जाता है। इंटरप्ट को बाद में हम और पढ़ेंगे। तो ये इंटरप्ट होता है ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 जो है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं। और जो ये अभी आप नोट डाउनलोड कर लो आपके नोट्स के अंदर, और जो 7.5 और ट्रैप जो है वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, और 6.5, 5.5 और INTR है लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। और ट्रैप इज़ एज एंड लेवल ट्रिगर्ड बोथ, ट्रैप इज़ नॉट मास्केबल। ये सारी बातें हम जब इंटरप्ट्स को डीपली पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ये क्या होता है, कि मास्किंग क्या होती है, एज लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है। तो आपको पता होगा कि जो हम क्लॉक यूज़ करते हैं, तो अगर आपका इस लेवल पे ट्रिगरिंग आउटपुट चेंज हो रहा है तो उसको हम लेवल ट्रिगरिंग कहते हैं, और जब ये आपकी स्विचिंग के टाइम पे हो रहा है तो उसको लेवल ट्रिगरिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आज की क्लास यहीं तक होगी। एक दो टॉपिक और ले लेते हैं अब, और कुछ पिन्स बच गई हैं हमारी, उन पिन्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे रेडी पिन है, बाय यूजिंग दिस पिन DMA यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस लाइक पिन टू रिलिक्विश इट्स डेटा बस। ये अलग, ये हमारी रेडी पिन है। सो ये रेडी पिन कब यूज़ की जाती है, जो स्लोअर पेरिफेरल्स होते हैं। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जिनको माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट किया जाता है टू डू सम पर्टिकुलर टास्क, उनको पेरिफेरल्स कहा जाता है। तो स्लो पेरिफेरल्स हैं, उनको जब माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल किया जाता है तो वो कमांड देंगे टू आस्क माइक्रो प्रोसेसर टू बी रेडी। तो उसके लिए हम इस वाली जो पिन है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा रीसेट इन होता है, बाय दिस पिन रीसेट इन और रीसेट इज़ गिवन टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। एज सून एज माइक्रो प्रोसेसर रीसेट कमांड इट जनरेट रीसेट आउट कमांड टू एक्सटर्नल पेरिफेरल। भाई ये इसको जब इससे कम्युनिकेट करना होगा माइक्रो प्रोसेसर से, तो ये इसको रीसेट करना होगा, तो रीसेट कमांड ये लेगा और ये इसको रीसेट आउट कमांड देगा। ये रीसेट इन लेगा, रीसेट आउट देगा, तो उसके लिए 2 पिन बनाई हुई है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, सो आज की क्लास इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।